बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HCA। आज हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर नंबर 4 गैसेस, लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो पढ़ रहे हैं ये है स्टैट्स ऑफ मैटर। क्या है? स्टैट्स ऑफ मैटर। स्टैट्स ऑफ मैटर हमारे पास फंडामेंटल यानी बेसिक जो है वो 3 हैं। एक को कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 हैं, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे और ये फंडामेंटल इसको कहते हैं। फंडामेंटल ये 3 है और इसके अलावा प्लाज्मा भी है, लेकिन हम चूँकि इसकी बात करते हैं दैट इज़ फंडामेंटल। ओके, अब ये क्यों सॉलिड है और ये क्यों गैस है और ये क्यों लिक्विड है, हम इसके बारे में सबसे पहली बात करेंगे कि वाई दिस इज़ गैस, वाई इज़ इट लिक्विड एंड वाई दिस इज़ सॉलिड। तो गैस क्यों है, कोई स्टेट गैस क्यों होती है, पता है क्यों? गुड। ये 2 फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से, एक को कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरी कौन सी? मतलब आपने पढ़ा नहीं है, सिर्फ वो क्लास की बात याद है आपको? सिर्फ क्लास वाली बात याद है आपको? पढ़ा नहीं है, सिर्फ क्लास की बात याद है आपको? म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। ये 2 चीज़ें हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड एस्केपिंग टेंडेंसी। अब डिपेंड करता है कि कौन इन दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा है किसी में। तो जो प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वही उसकी स्टैट होती है। देखो, म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब है एक एटम है और दूसरा एटम है, ये दोनों एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम फोर्स के साथ, इसको म्यूचुअल अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन खींचने को कहते हैं और म्यूचुअल कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को करें, दोनों एक दूसरे को करें, इसको कहते हैं म्यूचुअल। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, दूर जाते हैं, इसको कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। अब इनको लेके अब तीनों स्टेट्स बयान कर सकते हैं कि वाई देयर इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। होता ये है कि जो सॉलिड्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरी मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो क्या होती हैं? बहुत स्ट्रांग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम असल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। उस चैप्टर में डिटेल में असल में ये 2 टॉपिक्स हैं, इंटर एंड इंट्रा, लेकिन इंट्रा की बजाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा है। ओके, अब स्ट्रांग है तो स्ट्रांग कौन कौन से हैं आपको पता है? हमारे पास एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल है, यस, जिसको वन डेर वाल, इस तरह इंड्यूस्ड डाइपोल है या LDF है। ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? वो स्टेट होती है। फॉर एग्जांपल एक सॉलिड है और आप H2O को लें फॉर एग्जांपल, तो H2O क्या है? आम ये लिक्विड है। अब इसी लिक्विड को आपने कन्वर्ट करना है किस में? सॉलिड में। तो सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, होगा क्या कि जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? परमानेंट हो जाती है। परमानेंट, तो जब परमानेंट का मतलब ये है कि वो स्ट्रांग हो जाए, तो उसी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी, यस, आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये फिर आइस होती है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लेक्सिबल है, मतलब वो आराम से टूट जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं भाई ये क्या है? ये लिक्विड है। इसका मतलब है कि मेन जो रोल है वो किसका है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब अगर हम म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात करते हैं तो म्यूचुअल अट्रैक्शन में मैन हम किसकी बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एस्केपिंग टेंडेंसी, इसका अपोजिट, इसका मतलब ये है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई कम हैं। इंतहाई कम मतलब है कि लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? कम है या वीक है बहुत। अब हम KMT पढ़ेंगे इसके बाद, तो KMT के मुताबिक तो फोर्सेस हैं ही नहीं,
तो जिसमें फोर्सेस नहीं होती तो क्या वो खाक में करीब रह सकेंगे? दो बंदी जो उनके साथ लगती नहीं है तो क्या खाक वो दोस्त बन जाएंगे? नहीं बनते ना। इसका मतलब है कि वो जो एक दूसरे के साथ उनकी एक अट्रैक्शन होती है तो वही साथ रह सकते हैं। यहाँ स्कैपिंग टेंडेंसी होती है कि ये इस तरफ और ये इस तरफ जाने के लिए। अब जो करीब रह सके उसको सॉलिड कहते हैं, जो दूर जा सके उसको गैस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम केमिस्ट्री में या इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं भाई जिसमें म्यूचुअल अट्रैक्शन इज मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड सॉलिड, while escaping tendency is maximum that is called gas. Yes, and now the state which has both of them, ये state जिसमें दोनों हैं, ये भी हैं और ये भी, फिर उसको क्या कहते हैं? इसको लिक्विड कहते हैं। मतलब कि साथ में रहते तो हैं, जैसे लिक्विड है, पानी है, तो वो साथ में किसी भी उसमें लेंगे आप कंटेनर में तो उधर होता तो है, लेकिन आप उसको पोर करना चाहें, अगर आप उसको पोर करना चाहें तो जब पोर करेंगे मतलब डालेंगे तो फिर क्या होता है, वो हाँ एक दूसरे से जुदा हो जाता है। ठीक है, इवन ये कि वो कतरे कतरा भी एक दूसरे से जुदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें सॉलिड वाली प्रॉपर्टी है जो कि म्यूचुअल अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें दूसरी तरफ स्कैपिंग टेंडेंसी भी है जो कि एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि भाई कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा IMF। तो IMF क्या है? इनमें सबसे ज़्यादा है और फिर इनमें इससे कम है और फिर गैसेस से ज़्यादा इनमें है। क्लियर हो गया? ओके, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या पढ़ेंगे कि भाई ये क्यों स्टैट है या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सो हम उसकी बात करेंगे। ओके, उधर से वो दूसरा ले आओ। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर किसी में सॉलिड है फॉर एग्जांपल और उसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के करीब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक दूसरे के बहुत ही करीब रहेंगे ऐसे। इसका मतलब हम कहते हैं भाई इसमें क्या ज़्यादा है? म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आपने इसको किसी कंटेनर में रखा भी तो जो खाली जगह होती है, जितनी जगह उसको अवेलेबल है उतना ये एक दूसरे से दूर होंगे। यहाँ ये एक दूसरे से दूर हो गए। होता ये है कि जब ये साथ में तो रहता है, लिक्विड क्या है? साथ में तो रहता है, लेकिन इसको जब मौका मिले, जैसे इधर कोई सुराख हो गया तो ये इधर पोर होना, ये आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये साथ में तो रहता है लेकिन इसको मौका मिलता है तो एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, वो दूर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इन तीनों को थोड़ा सा मौजना करूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये क्या है? हम कहते हैं भाई इसकी जो शेप है वो डेफिनेट है। ये क्या है? डेफिनेट शेप है और इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है। हम इसको कहते हैं कि ये जो गैसेस हैं ये जो एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब जो इनकी शेप है वो भी इनडेफिनेट है। मतलब अब ये नहीं कहते भाई इसकी शेप है या इसकी शेप हो सकती है, कोई शेप इसकी नहीं है भाई, जहाँ पर है तो बस उधर दूर दूर एक दूसरे से दूर जाता है। इसको कहते हैं इनडेफिनेट शेप। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है? इनडेफिनेट होता है। मतलब ये है इसका कि जनाब आपने अगर इसको छोटे से बर्तन में या कंटेनर में गैस डाली तो ये इधर होगी, और अगर आपने इसको ओके तो आप इसको ऐसे टर्न कर सकते हैं, इसको ऐसे टर्न करें ना, ये ओके। अब ये जो है इसी गैस को फॉर एग्जांपल मैं किसी बड़े चीज़ में डालूं ऐसे तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा है, ये वाला इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनडिफरेंट इसका वॉल्यूम है, मतलब जितनी जगह अवेलेबल है वहाँ पर ये दूर दूर एक दूसरे से चले जाते हैं। तो इसको कहते हैं इनडिफरेंट वॉल्यूम। और इनडिफरेंट शेप तो यही इसकी शेप है। अब देखो ये ऐसे, इसकी अब ये शेप है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लेते हैं तो इसकी शेप फिर ये हो जाएगी, इसके अंदर भी कुछ चाहेंगे तो इसको कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर
which has neither definite shape nor definite volume। ये क्या है? तो ये स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर जिसकी न कोई डेफिनेट शेप है न इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या, लेकिन दूसरी तरफ आएंगे तो ये क्या है? ये दोनों, इसका मतलब है कि सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर which has both definite shape and volume। ये क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब इनमें दोनों डेफिनेट है और इसमें दोनों इनडेफिनेट है। तो दोनों अतराफ में ये दो एक वास्ट डिफरेंस है दोनों में। इसके मतलब एक डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, दूसरे में इनडेफिनेट शेप इनडेफिनेट वॉल्यूम है। अब हम आते हैं बीच में कि भाई लिक्विड क्या है, ये कौन सी स्टेट है। तो क्लियर हो गया ना, ये क्या है? दोनों डेफिनेट है, ये दोनों इनडेफिनेट है। बीच में एक ऐसा है कि जो एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है, मतलब इनमें से दोनों की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी बात करें, अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम कहेंगे कि दिस इज द स्टेट ऑफ मैटर, state of matter having definite volume but indefinite shape। मतलब ये स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें वॉल्यूम डेफिनेट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको एक उसमें डाला टेस्ट ट्यूब में यहाँ तक फॉर एग्जांपल, इसी को फिर आपने किसी बड़ी चीज़ में डाला तो यहाँ तक। अब यहाँ अगर ये 10 ml है तो यहाँ भी ये कितना होगा? 10 ml होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? हाँ, तो डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन शेप क्या है? आप देखेंगे इधर इसकी शेप ऐसी है और इसकी शेप ऐसी है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड लिया ना, तो आपको पता है भाई सॉलिड कोई चीज़ है फॉर एग्जांपल और वो ऐसी है, ऐसी। अब आप इसमें डालें या इसको आप किसी लंबी चीज़ में ऐसे डालें, वहाँ भी इसकी शेप क्या होगी? ऐसी होगी, मतलब सेम होगी। शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, शेप में कोई फ़र्क। तो जब शेप में फ़र्क नहीं आता इसको फिर हम कहते हैं ये शेप या ये क्या है? डेफिनेट। वॉल्यूम इसका जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी इसका क्या है? डेफिनेट। तो इसकी शेप भी डेफिनेट है और इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट है, तो दोनों डेफिनेट है। तो ये है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, या आप ये कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, द डिफरेंट शेप डिफरेंट वॉल्यूम। ये हम कहते हैं डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। क्लियर हो गया ये सारा? ओके जनाब, अब ये है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई जिसको कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने इसकी गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की कि गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, गैसेस कैसे बिहेव करती हैं, कैसे होती है, ये इनके बीच में अट्रैक्शन कौन सी होती है, रिपल्शन कितनी है, ये सारी बातें, ये मोमेंट करती हैं कि नहीं साथ में होती हैं, ये सारी बातें किसने एक्सप्लेन की? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बताओ ओके। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन हम तीनों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ये कि हम पढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जहां पर काइनेटिक लफ्ज आता है तो उसका मतलब क्या होता है जी? मर्सी जी, इसका मतलब होता है क्या?
मोशन। तो याद रखना, अगर कहीं पर आपने देखा कि काइनेटिक लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पर मोशन हो रही है, मतलब देयर इज अ मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो क्या है, मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी। किसकी मोशन होगी? अब इसी को एक्सप्लेन करेंगे भाई वो मोशन कैसे होती है, तो उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सो द थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स या बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो अभी कह सकते हैं द थ्योरी explains behavior of the gases। ये गैसेस की बिहेवियर के बारे में ये बताती है। ठीक है, एक एक करके हम आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई इस थ्योरी का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इसके बारे में है कि क्या है कि भाई ये कैसे होते हैं। तो पहली बात यह है कि गैस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। पहली बात यह है कि भाई इसमें क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटे पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल या वो है। और ये जो पार्टिकल है इनको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, क्यों उन्होंने ये कहा कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट या स्मॉल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट जरूरी नहीं है, अच्छा स्मॉल भी चलेगा। ये स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्यों? वो इसलिए देखो, एक मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। क्या होता है? मतलब ये कि मॉलिक्यूल किसी के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करता, लेकिन एक एटम जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। दूसरी सूरत में हम ये कहते हैं। पर जब मैं आपको ये कहूँ ना कि H है और H2 है, तो दोनों हाइड्रोजन है ना, लेकिन जो H है ये रिएक्टिव है, ये क्या है, और ये हम कहते हैं ये स्टेबल है। तो दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि H, सिर्फ H जो है इसको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, दूसरी सूरत में आप इसको गैस नहीं कह सकते। लेकिन H2 जो है, H2 का मतलब है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब ये स्टेबल है, अब इसको क्या कह सकते हैं आप? हाँ, दूसरी बात ये तो हो गया। और दूसरी बात ये, जो मॉलिक्यूल होता है तो ये आज़ादाना टाइम गुजारता है। क्यों, क्या गुजारता है? आज़ादाना। आज़ादाना का मतलब ये होता है कि भाई ये स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो फ्री है। रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ तो फ्री है। फ्री का मतलब ये है कि भाई वो जाके इधर भी जाता है उधर भी जाता है, कहीं रास्ते में कोई आता है तो ये नॉन रिएक्टिंग होता है, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो इसी वजह से आज़ादाना, हम कहते हैं ना आज़ादाना घूमता है। तो समझ यही बात, ये आज़ादाना घूमने का मतलब क्या होता है? आज़ादाना घूमने का मतलब ये होता है कि भाई ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो इधर हो या उधर हो, कहीं भी हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सब पहला पोस्टुलेट जो आपको क्लियर होना चाहिए कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। ओके। दूसरी बात ये है कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट या कंटेन्स हायर काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात ये है कि इसकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम जब बात कर रहे थे, हमने बात की कि भाई गैसेस जो हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है? ये इनमें हमने एस्केपिंग टेंडेंसी वाली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ी थी, याद है आपको? अगर कहीं पर एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, एस्केपिंग का मतलब है कि दूर जाने की, तो जब दूर जाता है तो डेफिनेटली मोशन करेगा। इसका मतलब उसमें कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है इट हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कंसिस्ट्स बिकॉज इट हैज़ हायर एस्केपिंग टेंडेंसी। तो जिसमें दूर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा, जाने की, तो जाना मतलब क्या है? मोशन है। इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल क्या है उनमें? हाँ, समझ आई बात? काइनेटिक एनर्जी हाई है,
बिकॉज इट कैन एस्केप इजीली। तो अब अगर इसको हम कंपेयर करें किसके साथ, हम ये कह सकते हैं भाई हायर काइनेटिसिटी देन, हम लिख सकते हैं भाई क्या है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये दो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स है। तो ये आपका दूसरा पोस्टुलेट है कि इसका मतलब है कि भाई गैस मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन करते हैं, क्या करते हैं, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर ये दूर जाते हैं तो इसका मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल्स और far away from each other, far away का मतलब क्या होता है कि दूर दूर, far away दूर। फॉर एग्जाम्पल आपने एक, इसका मतलब क्या है, आपने एक कंटेनर लिया और आपने गैस मॉलिक्यूल डाली, तो ये नहीं कि गैस मॉलिक्यूल आके साथ में ऐसे बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, कभी नहीं करेंगे। गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मैं इधर से हटाता हूँ, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, इधर इधर इधर, ऐसे फार अवे, एक दूसरे से बहुत दूर, जितना दूर पॉसिबल है तो एक दूसरे से दूर है। इसको कहते हैं भाई गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और फिर आम कंडीशन पे जब हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसलिए हमने कहा, याद है हमने शुरू में ही बात की कि हम जब इसकी इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे कि भाई इसका एक वॉल्यूम क्या होता है, जिस कंटेनर में आपने डाला, आपको मैंने ये वाली एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल ये आपने लिया ना ऐसे ही, तो इसका वॉल्यूम ये होगा, ये कुछ इधर घुस जाएंगे, तो ये इसका क्या है, अब ये इसका फार अवे और ये इसका फिर वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ये है, यही गैस मॉलिक्यूल्स इनका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर आपने किसी नैरो चीज़ में से डाला ऐसे, फिर इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, समझ रही बात। तो क्या कि अगर हम ये बात करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, एक दूसरे से दूर हैं, तो दूर होते हैं क्योंकि उनके डिस्टेंस एक दूसरे से ऑर्डिनरी कंडीशन पे एक दूसरे से सबसे ज़्यादा होता है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है एक दूसरे से, ठीक है। जी सर। एक एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ, जो पॉइंट है सिर्फ उसी पे फोकस करें, ठीक है। मोशन वाली या बाकी चीज़ों को अपने इग्नोर करें। तो इसका मतलब दूर होंगे, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में, तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कि उसकी वजह क्या है कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम आप कह सकते हैं भाई इसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस का ज़्यादा होता है देन सॉलिड्स एंड देन लिक्विड्स। लिक्विड का सबसे ज़्यादा है ना वॉल्यूम, गैस का सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड है और फिर उसके बाद हाँ। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए भाई कि ये क्या है, ओके। अब दो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो कि आगे हमारा काम आएंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम कहते हैं भाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस या द अट्रैक्शन, जो दो फोर्सेस हैं, ये दो चीज़ें हैं, ये जो इग्नोर करता है, ये वाली थ्योरी इग्नोर करती है कि भाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज negligibly as compared to volume of the container. हाँ, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो अगर किसी कंटेनर में आपने गैस ली, ये मैंने इसका ढक्कन बंद किया ना, कंसिडर करिए ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब ये ऊपर ऐसे आ सकता है इसमें गैसेस है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल जैसे। आपने उधर से प्रेशर अप्लाई किया तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये इधर तक आ जाएगा, बल्कि इधर तक आ जाएगा ऐसे। ये सारी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल ये इधर आ जाएंगे ऐसे। ये पूरा वॉल्यूम है किसका, कंटेनर का, उसमें इतनी छोटी सी जगह वहां पर गैस मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर आप क्या करें, वो जो एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह हटाएं, तो गैस का अपना वॉल्यूम इंतहाई कम होता है। इसलिए हम कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल या नेग्लिजिबली स्मॉल। ओके, तो ये जो नेक्स्ट है, ये कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, या हम कह सकते हैं भाई दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। क्या, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो इसके जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो ये मैंने बताया भाई, ये वॉल्यूम इसमें आप लें या उसको आप प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये छोटी सी जगह होती है जिसमें इसका पूरा वॉल्यूम आएगा। इसको कहते हैं नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर।
इसके बाद तो अब ये वाली बात और अट्रैक्शन वाली बात, ये दो ऐसी फोर्स हैं जो आगे हम हमारी काम आएंगी और हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल या नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, अब जो मैंने बताया कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और इसका क्या है, मैं ये कह सकता हूँ द अट्रैक्शन या द अट्रैक्टिव फोर्सेस between gas molecules is negligible। ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस या अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होने के बराबर है, नहीं होती। तो मैंने बताया ये दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और आगे हम इस चैप्टर में इसको कंटिन्यू करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है और फिर इसमें कोई गलती है या सही है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद। ओके, अब ये तो हो गई बात और फिर आती है कि जनाब हमने ये कहा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है। जब काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि हर वक्त किस में होंगे, मोशन में होंगे। तो मोशन क्या होती है, वो रैंडम होती है। अब ये कैसे रैंडम होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। हम कह सकते हैं 6 नंबर की तरफ आए कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। 7 नंबर, they collide with each other which is perfectly elastic। ये दो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या है, ठीक है। ओके, एक और बात है जिसको ज़्यादा हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन वो ये है कि जो ग्रेविटी इफेक्ट है वो क्या है, मैं लिखूँगा नो ग्रेविटी इफेक्ट, सिंपल ये लिख लूँगा, ठीक है, सिंपल। ओके, अब जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये फॉर एग्जांपल कंटेनर आपने लिया, इसमें गैस मॉलिक्यूल है, देखो ये सीधे जा रहा होता है, लेकिन एक और गैस मॉलिक्यूल इसके सामने आ रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कोलाइड कर लेते हैं। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के सामने ऐसे आ जाता है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल टकराने के बाद, फॉर एग्जाम्पल सीधे आ रहे हैं तो टकराने के बाद ये ऐसे हो जाते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या है, ये इस तरफ आना शुरू हो जाता है, ये उस तरफ। अब देखो मैं ये गैस मॉलिक्यूल लूँ तो ये उसके बाद ऐसे यहाँ चला जाता है, फिर उसके बाद अगर कोई ये इसके साथ टकरा गया तो इसके बाद ये क्या है, ऐसे आना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसकी मोशन अब देखूँ तो आप इसको रैंडम कहेंगे, क्या रैंडम। देखो इधर से शुरू, इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर एग्जाम्पल इधर टकरा के इधर, आपको मिलेगा कि ऐसे। अब इसको हम रैंडम कहते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। मतलब ये स्ट्रेट जा रहे होते हैं, स्ट्रेट सीधी जा रहे हैं, लेकिन सीधी जा रहे हैं कि मिला, मतलब कोई टकरा गया तो ऐसे, फिर टकरा गया तो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या करते हैं, एक गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा गैस मॉलिक्यूल आ रहा है ये कि एक गैस मॉलिक्यूल तेज है और एक स्लो है। तो जो ये तेज वाला है ये स्लो हो जाता है और दूसरा तेज हो जाता है। क्यों, उसकी वजह ये है कि एक गैस मॉलिक्यूल जब दूसरे के साथ आके टकरा जाए, अब इसकी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है, इसकी क्या है, और इसकी भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, ये ज़्यादा है और ये कम है। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाती है, बाहर नहीं जाती। एक की काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे के अंदर घुस जाती है। हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, इलास्टिक है। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं इसमें, कि भाई बाहर कोई एनर्जी नहीं जाती। अब क्या है, एक आया, कभी आपने बाल भी देखा होगा, एक बाल दूसरे के साथ जो टकराता है, या अगर आपने बचपन में वो खेले हैं मार्बल ना, कभी खेले हैं, नहीं खेले हैं, आप जब ऐसे करते हैं ना इसको ऐसे, तो जब आप वो जो खड़ा होता है, मतलब जो स्टिल होता है, वो रवाना हो जाता है और ये स्लो हो जाता है। कभी आपने देखा, अब तेज करेंगे तो वो इधर खड़ा हो जाता है, तो दूसरे चला जाता है। उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। कि मतलब एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी देता है दूसरे को, और ये परफेक्टली
एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं भाई दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर हो गया? ये मेन फीचर्स थे। और इसकी किनेटिक एनर्जी जो है, हम एवरेज किनेटिक एनर्जी जो लेते हैं वो इसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होती है। ये एक पॉइंट है आखिरी जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या है कि अगर हम एवरेज किनेटिक एनर्जी लेते हैं तो क्या होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ इसकी ये डायरेक्ट रिलेशन इसका होता है। ये आपने याद रखना। एवरेज का मतलब ये होता है कि किसी की ज़्यादा किसी की कम एनर्जी होगी, किसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की और कम होगी, किसी की और ज़्यादा होगी। अब इन सब को मिला के उसका जो मीन है वो एनर्जी वहाँ मिलाएंगे तो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है उसके बराबर होती है। एब्सोल्यूट इस्तेमाल करते हैं केल्विन के लिए, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इसकी एवरेज किनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है ना? अब अगर उसकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर एवरेज की किनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी तो समझो कि हाँ, क्लियर हो गया। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और मेरे ख्याल में ये आपके लिए वो होगा। देखो, मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल होते, सॉरी गैसेस जो होते हैं वो छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स। दोज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यस, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है गैस मॉलिक्यूल्स, ये इनकी एक हाई किनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होते हैं, करीब नहीं रहते, तो इसलिए हम कहते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो किसी में अगर किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, किनेटिक एनर्जी की या किनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जिसमें मोशन ज़्यादा होती है, वो फोर्स या सॉरी वो एनर्जी जिसकी वजह से वो मोशन करता है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो हर वक्त मोशन करेगा, तो जब मोशन करेगा एक दूसरे से दूर दूर रहेगा। ओके, अब इनका वॉल्यूम अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, सिंपल ये कह रहे हैं कि भाई इसका कोई वॉल्यूम नहीं है। नेग्लिजिबली स्मॉल का मतलब है कि इतना कम कि भाई अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम जो होता है वो असल में कंटेनर का होता है। दूसरी बात, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो ये साथ में होते हैं गैस मॉलिक्यूल, लेकिन इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। खाओ नहीं, अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, हाँ ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें नहीं है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इसलिए एक से दूसरे से दूर होते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आते हैं गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब आपको भाई गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, टकराने के बाद इनकी मोशन चेंज हो जाती है, इसलिए ये रैंडम होते हैं। और फिर दे कोलाइड विद ईच अदर व्हिच इज परफेक्टली इलास्टिक। इस बात को आप समझ गए होंगे कि भाई इलास्टिक का मतलब है कि एक की एनर्जी दूसरे में और दूसरी की एनर्जी तीसरे में ट्रांसफर हो जाती है और बाहर कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या है, इलास्टिक। एंड ओके, और फिर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, गैस मॉलिक्यूल इधर घूम फिर रहा है, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज किनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, ओके, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह।